नमस्कार दोस्तों। कल हम बात कर रहे थे 12th क्लास के 4th लेसन के बारे में, जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग। उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो कल हमने बात की थी उसमें एक लड़के की जिसका नाम था साहिब आलम। उसके बारे में हमने बात की कि वो किस प्रकार से अपना जीवन जी रहा है, कहाँ से आया है। तो आज हम उसके आगे बात करने वाले एक दूसरे लड़के के बारे में जिसका नाम है मुकेश। तो आइए शुरू करते हैं। मुकेश कहता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं एक गाड़ी चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स। मुकेश जिद करता हुआ ये बात कहता है, ऑन बीइंग हिज ओवन मास्टर, कि मैं अपना खुद का मर्जी का मालिक बनूंगा, किसी दूसरे के अधीनस्थ कोई कार्य नहीं करूंगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं क्या करूंगा, एक मोटर सुधारने वाला मिस्त्री क्या करूंगा, मैं बनूंगा। ये बात कहता है। ही अनाउंसेज, वो घोषणा करते हुए कहता है। कौन कहता है? मुकेश। तो मुकेश से लेखिका पूछती है, डू यू नो एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ पता है अबाउट कार्स, कारों के बारे में। आई आस्क, लेखिका ने पूछा। लेखिका ने पूछा कि मिस्त्री बनोगे तो क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है। तो मुकेश कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं किसी गाड़ी को चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वो उस बात का जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखते हुए, इन टू माई आइज़, मेरी आंखों में। आंखों में सीधे देखने का तात्पर्य आत्मविश्वास से वो क्या कहता है। हिज ड्रीम, और उसका जो स्वप्न है, लूम लाइक ए मिरर्स, एक मृग मरीचिका के समान क्या है, बहुत ही विशाल आकार में फैला हुआ है। मिस द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स, उन धूल भरी गलियों के बीच में या फिर सड़कों के ऊपर। दैट फील्स हिज टाउन फिरोज़ाबाद, जो उसके कस्बे को भर देती है, जिसका नाम है फिरोज़ाबाद। तो लेखिका आपको इस पैराग्राफ में कुछ बातें बताना चाह रही है कि मुकेश कहाँ रहता है। एक तो फिरोज़ाबाद में, और वो गलियाँ कैसी हैं, धूल से भरी हुई है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और जो फिरोज़ाबाद जो शहर है वो अपनी चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार, इन द फिरोज़ाबाद, उस फिरोज़ाबाद शहर में, इज़ एंगेज्ड, लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। फिरोज़ाबाद का प्रत्येक परिवार, प्रत्येक लोग वहाँ पर चूड़ियाँ बनाते हैं। इट इज़ द सेंटर, और ये जो फिरोज़ाबाद है वो एक केंद्र बना हुआ है, ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, भारत का जो कांच धमन जो उद्योग है। कांच धमन उद्योग का तात्पर्य, ये जो चूड़ियाँ बनाने का जो उद्योग है उसका केंद्र कौन है, फिरोज़ाबाद। वेयर फैमिलीज, जहाँ के परिवार जो लोग हैं, हैव स्पेंड जनरेशंस, उन्होंने पीढ़ियों से पीढ़ियाँ खपा दी हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के चारों तरफ बैठकर कार्य करने में। वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ने में, और मेकिंग बैंगल्स, और क्या करने में, चूड़ियाँ बनाने में। फॉर ऑल द वुमन, उन सारी औरतों के लिए, इन द लैंड, उस भूमि के लिए, इट सीम्स, वो ये बात क्या करते हैं, समझाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। तो लेखिका कहती है कि फिरोज़ाबाद के जो लोग हैं उनकी पीढ़ियों से पीढ़ियाँ ये काम करती आई हैं, और आज भी वो यही काम कर रहे हैं, चूड़ियाँ बनाने का। और फर्नेसेस के चारों तरफ वो अपना जीवन क्या कर देते हैं, चूड़ियाँ बनाने में बिता देते हैं। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार, इज अमंग देम, वो भी उनमें से क्या है, एक। तो मतलब मुकेश का परिवार भी चूड़ियाँ बनाता है। नन ऑफ देम नोज, उनमें से कोई भी नहीं जानता, दैट की इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, की ये बच्चों के लिए क्या है, अनैतिक है, गैरकानूनी है। लाइक हिम, मुकेश के जैसे बच्चों के लिए, टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेज, कि उनसे काम करवाया जाए उन कांच की भट्टियों के सामने, विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि वो जो लोग हैं उन बच्चों से जो कार्यक्रम, उन बच्चों से जो काम करवा रहे हैं उन भट्टियों के सामने जहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान है, ये अपने आप में गैर कानूनी है। इंडिजिल सेल्स, और बिल्कुल गंदगी से भरी हुई उन कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर कोई शुद्ध हवा और शुद्ध रोशनी वहाँ उनको नहीं मिलती है। दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड, और यदि कानून वास्तव में लागू किया जाए, कुड गेट हिम, उसे निकाल सकते हैं, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और 20,000 और बच्चों को भी निकाल सकते हैं, आउट ऑफ हॉट फर्नेसेज, उन गर्मी से परिपूर्ण भट्टियों में से, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो अपने दिन का सारा समय मेहनत करते हुए क्या कर देते हैं, बिता देते हैं। तो लेखिका बाल श्रम के ऊपर कुछ बताना चाह रही है कि वहाँ पे जो लोग हैं फिरोज़ाबाद में, जो बच्चे हैं, वो बचपन से ही
खतरनाक कार्यों में, व्यवसायों में लग जाते हैं, जैसा कि भट्टियों के पास काम करने का है। और यदि कानून लागू वास्तव में किया जाए तो ऐसे बच्चों को क्या किया जा सकता है, ऐसे खतरनाक कार्यों से हटाया जा सकता है। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस, और अक्सर वो चमक को खो देते हैं, ऑफ देयर आइज़, अपनी आँखों की। और उन भट्टियों के कारण, तापमान के कारण उनकी आँखों की रोशनी भी जल्दी ही खत्म हो जाती है। मुकेश आइज़, मुकेश की आंखें बीम, चमकने उठ लगती हैं। एज ही वॉलेंटियर्स, जब वो स्वेच्छा से कहता है टू टेक मी होम, कि वो मुझे अपने घर पर ले जाएगा। विच ही प्राउडली सेज, और उस घर के बारे में वो बहुत ही गर्व से कहता है, इज़ बीइंग रिबिल्ड, कि हमारे घर को क्या किया जा रहा है, पुनर्निर्मित किया जा रहा है। तो मुकेश एक दिन कहता है लेखिका से कि आप हमारे घर पर चलो, और हमारा घर क्या किया जा रहा है, दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन, हम चल पड़ते हैं, स्टिंकिंग लेन्स, उन बदबूदार गलियों में से, चॉक्ड विद गार्बेज, जहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, पास्ट होम्स, और ऐसे घरों से हम गुजरते हैं पास से, दैट रिमेंस हॉवल्स, जो कि बिल्कुल उजाड़ और टूटे फूटी झोपड़ियाँ हैं, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें जर्जर हैं, कभी भी गिर सकती हैं, वूबली डोर्स, और जिनके लड़खड़ाने वाले दरवाजे हैं, नो विंडोज़, उन झोपड़ियों के कोई खिड़कियां नहीं हैं, क्राउडेड विद फैमिलीज़, और वो जो घर हैं वो भीड़ भाड़ से युक्त हैं, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और भीड़ किन की है, मनुष्यों की और जानवरों की। को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमेवल स्टेट, जो कि प्राचीनतम पद्धति के अनुसार क्या कर रहे हैं, उन घरों में रह रहे हैं। तो लेखिका कह रही है कि मुकेश का जो परिवार है वहाँ पर जानवर और जो मनुष्य हैं वो सारे एक साथ ही एक ही घर में क्या करते हैं, रहते हैं। एक घर में रहने का तात्पर्य कि वहीं वो खाना बनाते हैं, वहीं उन जानवरों को रखते हैं। ही स्टॉप्स, वो रुक जाता है, एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के सामने, बैंग्स द वूबली आयरन डोर, और उस लोहे के लड़खड़ाने वाले दरवाजे को मारता है, विद हिज फीट, अपने पैर से, एंड पुशेज इट ओपन, और पैर से मारकर उस दरवाजे को खोल देता है। कहने का तात्पर्य वो अपने घर के पास में चला जाता है और अपने दरवाजे को पैर से मारकर क्या कर देता है, वो खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, हम आधे से बने हुए छप्पर में, कुटिया में क्या करते हैं, घुस जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उस छप्पर के एक तरफ, थैस्ड विद डेड ग्रास, एक छप्पर ऐसा भी था जो कि सूखी घास से बना हुआ था। इफ इज ए फायरवुड स्टोव, वहाँ पर एक लकड़ी से जलने वाला चूल्हा पड़ा था, ओवर विच, जिसके ऊपर, सिट्स ए लार्ज वेसल्स ऑफ सीजनिंग स्पिंच लीव्स, जिसके ऊपर बड़े बर्तन में जो पालक की जो पत्तियां हैं वो क्या हो रही थी, छन छन करके क्या हो रही थी, उबल रही थी। तो उस कुटिया में ही एक चूल्हा था जिसके ऊपर पत्तियां पालक की उन्होंने डाल रखी है किसी बर्तन में बनने के लिए, सब्जी वो बना रहे हैं। ऑन द ग्राउंड, जबकि ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी कटी हुई सब्जियां पड़ी थी। ए यंग फ्रेल वुमन, एक कमज़ोर सी जवान महिला, इज़ कुकिंग इवनिंग मील, वो शाम का भोजन बना रही है, फॉर द होल फैमिली, अपने सारे परिवार के लिए। तो एक महिला है जो सारे परिवार के लिए शाम का, रात का भोजन बना रही है। थ्रो आइज़, अपनी आँखों से, फील्ड विद स्मोक, जिन आँखों में धुआं घुसा हुआ है, सी स्माइल्स, वो हमें देखकर मुस्कुराती है। तो लेखिका जैसे ही घर में जाती है तो एक महिला उसे देखकर मुस्कुराती है, हालांकि वो काम कर रही थी चूल्हे पर, तो उसकी आंखों में धुआं घुसा हुआ था। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की कौन थी, पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि उस महिला की आयु ज़्यादा नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड, लेकिन फिर भी उसने प्राप्त करना शुरू कर दिया, रेस्पेक्ट, आदर, एज द बहू, एक बहू के रूप में। उसकी आयु ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बचपन में शादी होने के कारण उसे बहू का दर्जा मिल चुका था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और बहू को अंग्रेजी में कहते हैं डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, उस महिला पर घर के 3 लोगों की जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड, जिनमें एक तो उसका पति है मुकेश, एक उसका देवर मुकेश है, एंड देयर फादर, और एक है उनका ससुर या उन मुकेश और उसके बड़े भाई का पिता। इन तीनों लोगों की
जिम्मेदारी उस महिला पर है, उस बहू पर है उनके लिए खाना वगैरह बनाने की। वैन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब कभी भी कोई बूढ़ा व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड, वो चुपके से चली जाती है, द ब्रोकन वॉल, उस टूटी सी दीवार के पीछे, एंड ब्रिंग्स हर वेल, और अपने घूंघट को वो ले आती है, क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के सामने। और जब कभी भी कोई बड़ा पुरुष घर में प्रवेश करता है तो वो अपने चेहरे पर घूंघट निकाल लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि ये एक तरह की परंपरा है। डॉटर इन लॉज, क्योंकि जो डॉटर्स इन लॉ है, पुत्र वधुएँ बहुएँ हैं, मस्ट वेल देयर फेसेज, उन्हें अपने चेहरे पर घूंघट निकालना पड़ेगा, बिफोर मेल एल्डर्स, कुछ वयस्क पुरुषों के सामने। तो ये भारतीय समाज की एक परंपरा है कि महिलाएं अक्सर पुरुषों के सामने क्या करती हैं, घूंघट निकालती हैं। इन दिस केस, इस स्थिति में, द एल्डर, ये जो वृद्ध व्यक्ति है, इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, वो एक कंगाल और शक्तिहीन क्या है, चूड़ियाँ बनाने वाला व्यक्ति है। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, वो कभी भी अपने जीवन में अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाया। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को भी वो स्कूल में नहीं भेज पाया। तो यहाँ पे मुकेश के दादा के बारे में बात हो रही है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाया और अपने घर को भी क्या नहीं करवा पाया, वो सुधरवा नहीं पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, केवल एक काम उसने कर लिया है, टू टीच देम, अपने बच्चों को सिखाने का, वॉट ही नोज, जो वो जानता था। लेकिन उसने अपने बच्चों को वो ज्ञान जरूर दे दिया जो वो जानता था। वो ज्ञान क्या था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ये था चूड़ियाँ बनाने का ज्ञान, कि चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं। अब मुकेश की दादी कहती है, देखते हैं क्या कहती है। इट इज़ हिज करम, यह उसका भाग्य है, करम है। हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी को भाग्य कहा जाता है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, ये मुकेश की दादी माँ कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओवन हस्बैंड, जिसने अपने खुद के पति को देखा है, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विद द डस्ट, उस धूल से, फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो कि चूड़ियों के कांच को क्या होती हैं, घिसने से उड़ती है। तो मुकेश की दादी कहती है कि उसने अपने पति को, मतलब मुकेश के दादा को, अंधे हुए थे होते हुए देखा है, क्योंकि मुकेश का दादा क्या बनाता था, चूड़ियाँ, और उन चूड़ियों से उड़ने वाली जो राख है, धूल है, वो अक्सर उस दादा की आंखों में जाकर क्या कर दिया, उसने उसे जल्दी ही अंधा बना दिया। कैन, क्या, ए गॉड गिवन लाइनेज, क्या भगवान के द्वारा प्रदान की गई वंश परंपरा, ईवर भी ब्रोकन, क्या कभी तोड़ी जा सकती है, भंग की जा सकती है, से इम्प्लाइज, उसके कहने का यही तात्पर्य है। दादी कहती है कि भगवान ने हमें ऐसा बना दिया है तो हमें चूड़ियाँ बनानी ही पड़ेंगी। बॉर्न, क्योंकि हमने जन्म ले लिया है, इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, ऐसे एक परिवार में जो कि चूड़ियों बनाने वालों का है। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, बट बैंगल्स, अपने जीवन में केवल क्या देखी हैं, चूड़ियाँ। कहाँ देखी चूड़ियाँ, इन द हाउस, घर में देखी, इन द यार्ड, आंगन में देखी, इन एवरी अदर हाउस, खुद के घर में भी देखी, दूसरों के घर में देखी, इन एवरी अदर यार्ड, दूसरों के आंगन में देखी, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के प्रत्येक गली में उन्होंने चूड़ियों को देखा है। मतलब फिरोजाबाद ही फेमस है चूड़ियों के लिए, वहाँ पे हर जगह हर लोग क्या करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। और चूड़ियाँ कैसी देखी है, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के घेरे देखे। कैसे कैसे रंग की चूड़ियाँ, सनी गोल्ड, सूर्य के समान सुनहरे रंग की चमकने वाली चूड़ियाँ, पैडी ग्रीन, धान के समान हरे रंग की चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू, शाही नीले रंग की चूड़ियाँ, पिंक गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, पर्पल बैंगनी रंग की चूड़ियाँ, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स, प्रत्येक वो कलर जो 7 रंगों से मिलकर बन सकता है, ऑफ द रेनबो, जो किस में पाया जाता है, किसी इंद्रधनुष में। और ऐसी जो चूड़ियाँ हैं लाई पड़ी रहती हैं इन द मॉन्ड्स, इनमें ढेरों में, इन अनकेप्ट यार्ड्स, ऐसे आंगनों में जिनको क्या नहीं किया गया है, स्वच्छ नहीं रखा गया है, साफ़ सुथरा नहीं रखा गया है। तो प्रत्येक जो आंगन है वहाँ पर निश्चित रूप से हर जगह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ रहती हैं, घेरों के रूप में, ढेरों के रूप में। आर पाइल्ड, और ऐसी चूड़ियों के ढेर लगाए जाते हैं ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्स, ऐसे ठेलों के ऊपर जिनके 4 पहिए होते हैं,
और जिन्हें कोई धक्का देकर ले जा सकता है। पुश्ड बाय यंग मैन, और उनको धक्का कौन देते हैं? वो जवान व्यक्ति। अलोंग द नैरो लैंस, उन सकरी सी गलियों में। ऑफ द सैंटी टाउन, जो उस गंदे से दूषित से किसकी हैं? शहर की या कस्बे की। तो जो फिरोजाबाद कस्बा है वो अपने आप में कैसा है? दूषित है, और गलियां भी कचरों से परिपूर्ण बनी हुई है। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, और उन अंधेरे से परिपूर्ण जो झोपड़ियां हैं उनमें। नेक्स्ट टू लाइंस, उन रेखाओं के सामने। ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लेकरिंग ऑयल लैम्प्स, रेखाएं किनकी? जो दिए पड़े हैं, तेल के दिए जो जल रहे हैं और जिनकी जो चमक है वो टिमटिमाती हुई प्रतीत हो रही है। उन दियों के सामने बैठे हैं कौन? सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के बैठे हैं और लड़कियां बैठी हैं। विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ। तो झोपड़ियों में माता पिता के साथ बच्चे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वो? वेल्डिंग पीसीज, वो उन टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। ऑफ कलर्ड ग्लास, जो कि रंगीन कांच के हैं। इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और उनको जोड़कर वो गोल गोल आकार में क्या कर रहे हैं? चूड़ियाँ बना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य बाल श्रम जारी है। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड, उन बच्चों की जो नज़र है वो बहुत ज़्यादा समायोजित हो चुकी है। टू द डार्क, उस अंधेरे से। देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी के बजाय। तो उस अंधेरे झोपड़ियों में जो काम करना है वो उनके लिए अच्छा है। उनकी आंखें वहाँ पर संतुलित हैं, समायोजित हैं, जबकि बाहर की जो रोशनी है उनकी आंखों में क्या होती है? चुभती है। दिस इज़ वाई, यही कारण है। दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, कि वो अपनी आँखों की नज़र को या चमक को खो देते हैं। बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, वयस्क होने से पहले। और ऐसे कार्यों में या फिर ऐसे उद्योगों में काम करने के कारण जल्दी ही उनकी आंखों की रोशनी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ये बात थी मुकेश की। अब बात करते हैं हम एक लड़की की जिसका नाम है सविता। सविता एक लड़की का नाम है। ए यंग गर्ल, एक छोटी लड़की। इन ए ड्रेप्ड पिंक ड्रेस, जिसने एक भद्दी सी गुलाबी रंग की ड्रेस पहन रखी है, कपड़ा पहन रखा है। सिट्स अलोंग साइड, और वो बैठी हुई है पास में। किसके पास में? एन एल्डरली वुमन, एक वृद्ध औरत के पास। और बैठी बैठी क्या कर रही है वो? शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को क्या कर रही है? वो जोड़ रही है। तो सविता अपनी दादी के पास में बैठी है और चूड़ियों के कांच को क्या कर रही है? जोड़ रही है। एज हर हैंड्स, जबकि उस सविता के जो हाथ हैं मूव मैकेनिकली, यांत्रिक दृष्टि से चल रहे हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे कि किसी मशीन के कोई क्या करते हों? पुर्जे चलते हों। मतलब वो सविता अपने काम में इतने अभ्यस्त हो गई है कि वो उसके हाथ बहुत तीव्र गति से क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं, कार्य वो तेज कर रही है। आई वॉन्डर, लेखिका सोचती है। इफ़ सी नोज़, कि क्या उस सविता को पता है? द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में। सी हेल्प्स मेक, जिनको वो बनाने में सहयोग कर रही है। तो लेखिका कह रही है कि सविता उन चूड़ियों को बना तो रही है, लेकिन क्या उस सविता को उन चूड़ियों का महत्व पता है कि वो कितने महत्व की है, किस काम में आती हैं? उसकी पवित्रता के बारे में क्या उसे पता है? इट सिंबलाइजेज, क्योंकि इन चूड़ियों का जो महत्व है वो ये है, वो एक प्रतीक होती हैं एन इंडियन वुमन्स सुहाग, एक भारतीय औरत के सुहाग का। चूड़ियों को भारतीय औरत का सुहाग माना जाता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और उन चूड़ियों को शादी में एक शुभ प्रतीक क्या किया जाता है? माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, उसे भी एक दिन ये महसूस होगा अचानक। वन डे, किसी दिन। व्हेन हर हेड, जब उसका सिर। इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, एक लाल रंग की चुनरी के घूंघट से क्या कर दिया जाएगा? ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड, और उसके हाथों को भी लाल रंग से रंग दिया जाएगा। विद हीना, और वो लाल रंग किसका होगा? मेहंदी का। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट्स, और उसकी कलाइयों में लाल लाल रंग की चूड़ियाँ क्या कर दी जाएंगी? किसका दी जाएंगी? इसका तात्पर्य एक दिन उसे भी क्या कर दिया जाएगा? चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। लाल चुनरी उड़ाई जाएगी, हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी और लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। इसका क्या तात्पर्य हुआ? सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो सविता एक दिन क्या बन जाएगी? दुल्हन। मतलब जब उसकी शादी होगी तो ये सारे कार्यक्रम होंगे। लाइक द ओल्ड वुमन,
उस दादी के समान ही वो दुल्हन बनेगी। बिसाइड हर, जो दादी उसके पास में बैठी है। हु बिकेम वन, और वो दादी भी एक बार दुल्हन बनी थी। कब बनी थी? मैनी ईयर्स एगो, बहुत वर्षों पहले। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, दादी की भी कलाइयों में चूड़ियाँ हैं। दादी की शादी हुई थी, शादी का प्रतीक, सुहाग का प्रतीक चूड़ियों को माना जाता है। दादी आज भी चूड़ियाँ पहने हुए हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन दादी की आंखों में अब वो चमक नहीं है, वो उत्साह नहीं है, वो जोश नहीं है। दादी क्या कहती है? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। दादी कहती है कि कभी पेट भर के एक टाइम खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो दादी कहती है इन ए वॉइस, एक ऐसी आवाज़ में, ड्रेंट ऑफ जॉय, जिसमें उत्साह बिल्कुल भी नहीं है, उत्साह से हीन या रिक्त। सी हैज़ नॉट एन्जॉयड, उसने आनंद नहीं लिया है, इवन वन फुल मील, पूरे भोजन का, इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में। दादी कहती है कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी एक टाइम भी खाना पेट भर के नहीं खाया। दैट्स वॉट सी हैज़ रेप्ड, और यही वो फसल है जो उसने क्या की है? काटी है। जैसा कि कार्य का फल मिलता है, तो उसने जीवन में मेहनत तो बहुत की है, लेकिन कभी भी पेट भर के खाना वो नहीं खा पाई। हर हस्बैंड, और जबकि उसका पति, किसका पति? दादी का पति, इसका मतलब दादाजी। एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी है। विद द फ्लॉइंग बियर्ड, जिसकी लहराती हुई सी क्या है? दाढ़ी है। दादाजी ने दाढ़ी बढ़ा रखी है। सेज, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, दादाजी कहते हैं कि मुझे कोई भी काम नहीं आता, केवल एक काम आता है, वो क्या? बनाना चूड़ियाँ। ऑल आई हैव डन, वो सब कुछ जो मैंने किया है, इज़ मैक ए हाउस, कि मैंने घर बना लिया है, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव इन, जिस घर में परिवार क्या कर सकता है? रह सकता है। तो सविता की दादाजी ने केवल एक काम जरूर कर लिया है कि उसने परिवार वालों के लिए रहने के लिए क्या बना लिया है? घर बना लिया है। हियरिंग हिम, उस दादा की बात सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी ये बात आश्चर्य के साथ सोच सकता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, कि क्या उसने प्राप्त कर लिया है, वॉट मैनी हैव फेल्ड, जिन लोगों ने असफलता प्राप्त की है उसे प्राप्त करने में, इन लाइफ टाइम, अपने जीवन भर। तो लेखिका कहती है कि सविता के दादाजी ने घर बना लिया है, तो क्या उसने ऐसी कोई चीज़ प्राप्त कर ली है जो अन्य लोग नहीं कर पा रहे हैं? जैसा कि आपने अभी पढ़ा, मुकेश की दादाजी भी क्या नहीं कर पाए थे? अपने घर को रेनोवेट नहीं करवा पाए थे। तो कम से कम सविता के दादा ने क्या कर दिया? परिवार वालों के रहने के लिए एक घर तो बना दिया। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम परिवार के पास एक घर तो है जिसके ऊपर छत है। द क्राई, और यह चीख करा है, ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि हमारे पास नहीं है पैसा, टू डू एनीथिंग, कोई भी नया काम करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस, केवल इस कार्य को करने के अलावा, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के। वहाँ के जो लोग हैं वो यही हमेशा कहते हैं कि हमारे पास अन्य कोई काम करने के लिए पैसा नहीं है, हम केवल ये चूड़ियाँ ही बना सकते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, हमारे पास तो पर्याप्त रूप से खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। रिंग्स इन एवरी होम, ये जो करा है, ये जो चीख है, ये जो शिकायत है, वहाँ के प्रत्येक लोगों के परिवार में क्या करती है? सुनाई देती है। तो ऐसी शिकायतें वहाँ के लोग अक्सर करते रहते हैं। द यंग मैन, और वो जो जवान लोग हैं, एको द लैमेंट ऑफ देयर फादर्स और एल्डर्स, वो अपने पूर्वजों का जो दुख था, विलाप था, उसी को क्या करते रहते हैं? दोहरान करते रहते हैं। जैसे उनके माता पिता कर रहे थे वैसे ही वो कर रहे हैं। लिटिल, न के बराबर, हैज़ मूव्ड विद टाइम, न के बराबर समय के साथ बदलाव हुआ है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में प्राचीन समय में भी ऐसी स्थिति थी, आज भी ऐसी ही स्थिति है, सभी लोग चूड़ियाँ ही बना रहे हैं। ईयर्स, कई वर्षों के, ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, चेतना शून्य कर देने वाले परिश्रम ने, हैव किल्ड, बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऑल इनिशिएटिव, कुछ नया करने की इच्छा को, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और स्वप्न देखने की शक्ति को। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कई सालों से चेतना शून्य कर देने वाले ऐसे परिश्रम कर रहे हैं, और इस परिश्रम के कारण उनकी पहल करने की क्षमता, नया कोई काम करने की क्षमता और स्वप्न देखने की जो क्षमताएं हैं वो क्या हो गई हैं? नष्ट हो गई हैं। अब वो कोई नया काम नहीं कर पाते हैं। लेखिका उन लोगों से कहती है, उन जवान लोगों से,
वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, अपने आप को क्यों नहीं तुम संगठित कर लेते इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहकारी समूह में। तो लेखिका ने एक दिन उन लोगों से कहा जो बेरोजगार लोग हैं उनसे कि तुम अपने आप को सहकारी एक संघ में क्यों तब्दील नहीं कर लेते, क्यों नहीं अपना संघ बना लेते। आई आस्क, मैंने पूछा, ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक जवान लोगों के समूह से, हु हैव फॉलन, जो कि गिर चुके हैं, इनटू द वॉइसियस सर्किल ऑफ मिडल मैन, जो बिचौलिए हैं उनके कुचक्र में। तो वो लोग बिचौलियों के कुचक्र में फंस चुके हैं। तो लेखिका ने एक दिन उनसे पूछा कि तुम अपना खुद का समूह क्यों नहीं बना लेते। हु ट्रैप्ड देयर फोर फादर्स, और इन बिचौलियों ने उनके पिताओं को भी फंसाया था, एंड फोर फादर्स, और उनके पूर्वजों को भी फंसाया था। तो बिचौलियों का काम क्या है, अपना काम देखना, ठगी लोग जो होते हैं कुचक्र बनाकर उनको फंसा लेते हैं। तो ऐसा केवल उन्हीं को नहीं फंसाया, उनके पूर्वजों को भी उन्होंने क्या कर लिया, अपने चक्र में फंसा लिया है। इवन इफ़ वे गेट ऑर्गेनाइज्ड, और वो लोग कहते हैं कि यदि आज हम संगठित भी हो जाएं, वी आर द वंस, हम वो लोग हैं, हु विल बी हर्ड बाय द पुलिस, जिसे पुलिस क्या कर लेगी, घसीट कर ले जाएगी, बिटन, और हमें वहाँ ले जाकर पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और वो कहेंगे कि हमने कोई अनैतिक कार्य, गैरकानूनी कार्य कर दिया है। देसे वो लोग वहाँ वाले ऐसा कहते हैं। तो लेखिका कहना चाह रही है कि वो कुछ करें तो उन्हें डर भी है कि शायद समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे, वो उनके राह में रोड़ा बन जाएंगे। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, उन लोगों के बीच में अपना खुद का कोई नेता नहीं है। नो वन, ऐसा कोई उनके पास नहीं है, कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, जो उनको परिस्थितियों को कोई अलग महत्व दर्शाकर उन्हें प्रेरित करे। देयर फादर्स, उनके पिता, आर एज टायर्ड, उतने ही थके हुए हैं, एज दे आर, जितने वे हैं। उनके पिता लोग भी थके हुए थे, वो खुद भी थके हुए हैं, इस वजह से वो कोई नया काम नहीं सोच सकते, नए विचार नहीं रख सकते। दे टॉक एंडलेसली, अरे वो तो निरंतर रूप से बातें करते रहते हैं। इन ए स्पाइरल, एक घेराकार स्थिति में निरंतर रूप से। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, और उनकी जो बातें हैं वो शुरू होती हैं गरीबी से, टू एपैथी, उदासीनता के पास, और उस उदासीनता से टू ग्रीड, वो पहुंचते हैं लालच की तरफ, और लालच से एंड टू इनजस्टिस, वो बात करते हैं किसकी, अन्याय की। तो कहने का तात्पर्य उनकी जो बातें हैं वो केवल शिकायत से परिपूर्ण है, वो कोई नया काम नहीं कर पाते हैं, वो गरीबी से बातें ले जाकर उदासीनता की करते हैं, उदासीनता से लालच की, और लालच से अन्याय की। इसका तात्पर्य उनका जीवन बहुत ही कष्टकारी है, ऐसा वो बताते हैं। लेखिका कहती है, लिसनिंग टू दैम, उनकी बातों को सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। लेखिका कंपैरिजन कर रही है, किन लोगों का किन से देखते हैं। वन ऑफ द फैमिली, पहला परिवार और पहला संसार तो वो उन परिवार के लोगों का, कॉट इन द वेब, जो कि एक जाल में फंसे हुए हैं, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का जाल, बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिनके ऊपर बोझ बना हुआ है उनकी जाति का कलंक, इन विच दे आर बॉर्न, जिनमें उन्होंने क्या लिया है, जन्म। तो एक तरफ तो एक संसार तो उन परिवार के लोगों का जो कि फिरोज़ाबाद में रहते हैं, जो गरीब हैं और जिनकी जाति ही क्या है, निम्न स्तरीय है, तो उनके ऊपर क्या बना हुआ है, एक कलंक। ये तो है पहला संसार। अब करते हैं दूसरे संसार की बात, द अदर, जबकि दूसरा जो संसार है, वैसे सर्कल ऑफ द साहूकार्स, वो कुचक्र वाला संसार जो कि साहूकारों ने बना रखा है, द मिडिल मैन, बिचौलियों ने बना रखा है, द पुलिसमैन, पुलिस वालों ने बना रखा है, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून को बनाने वाले, लागू करने वाले लोगों ने बना रखा है, द ब्यूरोक्रेट्स, और नौकरशाहों ने बना रखा है, एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं ने बना रखा है। तो दो प्रकार के समाज यहाँ दिखा रखे हैं, संसार दिखा रखे हैं। एक तो गरीबी वाला संसार, ऐसे लोगों का संसार जो कुछ नया नहीं कर सकते, जो अत्यंत गरीब हैं, जिनके पास ऐसे अवसर नहीं है। जबकि दूसरा संसार ऐसे लोगों का जो कि राजनेताओं का है और पॉलिटिशियंस का है, पुलिसमैन का है, मिडिल मैन और साहूकारों का है, जिनके पास बहुत सारे साधन हैं, जो इन गरीब लोगों को क्या करते हैं, कुचक्र में फंसाकर उनका फ़ायदा लेते हैं और उनको ठगते हैं। टुगेदर, साथ साथ, दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, उन्होंने वो बोझ डाल दिया है ऑन द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो क्या नहीं कर सकता, वहन भी नहीं कर सकता। तो इन लोगों ने मिलकर गरीब लोगों के बच्चों के ऊपर, बाल श्रमिकों के ऊपर इतना बोझ डाल दिया है जिसे वो वहन भी नहीं कर सकते।
बिफोर ही इज़ अवेयर, और जब वो जागरूक होता है उससे पहले ही जब उसके ऊपर वो बोझ डाल दिया जाता है, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज इज फादर, वह उसे उतने ही सामान्यता से ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग, किसी अन्य कार्य को करना, वुड मीन डेयर, उसका तात्पर्य ये होगा कि आप तंत्र को क्या दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। लेखिका कहना चाह रही है कि कोई नया काम करने का तात्पर्य है कि पुरातन व्यवस्था को क्या करना, चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रोविंग अप, और चुनौती देने का ये तात्पर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति बड़ा हो गया, केवल बड़े व्यक्ति ही क्या नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते। कोई भी व्यक्ति जिसमें क्षमता हो वो क्या कर सकता है, स्थिति को चुनौती दे सकता है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं इस चुनौती की चमक मुकेश की आंखों में महसूस करती हूँ, आई एम चीयर्ड, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुकेश कुछ अलग करना चाहता है। क्या कहता है वो, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर का मैं मिस्त्री बनना चाहता हूँ, गाड़ियों का मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो ये बात दोहराते हुए कहता है, ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वो ये बात भी कहता है कि मैं कारखाने में जाऊँगा और वहाँ जाकर गाड़ियों को सुधारना सीखूँगा। बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेखिका ने उससे कहा कि तुम गैरेज में कैसे जाओगे, वो तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है। तो मुकेश कहता है, आई विल वॉक, मैं पैदल चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट्स, वो क्या करता है, दृढ़ता से ये बात कहता है। तो लेखिका ने फिर उससे पूछा, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन एरोप्लेन, क्या तुम ये स्वप्न भी देखते हो कि तुम कभी क्या करोगे, कोई हवाई जहाज उड़ाओगे? लेखिका ने उससे पूछा। ही इज़ सडनली साइलेंट, मुकेश एरोप्लेन के बारे में सुनकर अचानक चुप हो जाता है। नो, वो कहता है नहीं, वो ये कह देता है कि नहीं, मैं एरोप्लेन कभी नहीं उड़ा सकता, मैं ऐसी आशा भी नहीं करता। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और वो ज़मीन को घूरने लग जाता है। क्यों घूरने लग जाता है, इसका कारण अभी हम देखेंगे। इन इज स्मॉल मर्मर, उसकी जो हल्की सी धीमी सी जो बड़बड़ाहट थी, गुनगुनाहट थी। देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, उसमें लेखिका को थोड़ी सी लज्जा महसूस होती है, शर्म महसूस होती है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। रिग्रेट का तात्पर्य पश्चाताप। अब हम बात करते हैं कि वो शर्मिंदा तो है लेकिन पश्चाताप उसमें नहीं है। देखिए, पश्चाताप कब होता है, जब कार्य करने का समय गुजर जाता है और हम वो कार्य नहीं कर पाते। तो मुकेश अभी छोटा है, वो यदि मेहनत करे तो निश्चित रूप से क्या कर सकता है, वो एरोप्लेन भी उड़ा सकता है। तो अभी उसे शर्म महसूस हो रही है लेकिन वो पश्चाताप नहीं है। वो शर्म महसूस करते हुए क्या कर सकता है, मेहनत कर सकता है और एरोप्लेन उड़ा सकता है। ही इज़ कंटेंट, वो खुश है। टू ड्रीम ऑफ कार्स, गाड़ियों का स्वप्न देखकर ही। दैट ही सी हर्टलिंग डाउन, जिन्हें वो तेज़ गति से दौड़ता हुआ देखता है। इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने शहर की गलियों में। तो वो केवल, उसने आज तक केवल गाड़ियाँ ही देखी हैं, इसलिए वजह से वो गाड़ियों को ही क्या करना चाहता है, वो सुधारना चाहता है, उनका मैकेनिक बनना चाहता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से न के बराबर क्या करते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं। और जब मुकेश ने कभी एरोप्लेन उड़ता हुआ देखा ही नहीं है तो उसके दिमाग में या दिल में ऐसी आकांक्षा भी क्या नहीं है, कभी जगी नहीं है। ये आपके लेखिका का नाम है एनीस जंग। ये आपकी लेखिका है जो कि आपको बाल श्रम के ऊपर बहुत अच्छी बातें बताती हैं, और वो कहती है कि हमें बाल श्रम का विरोध करना चाहिए और बाल श्रम को हटाने में सहयोग देना चाहिए और लोगों को नई प्रेरणा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये आपका लेसन था। यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।